नमस्कार। आज की हमारी कहानी है दो भाई, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को गोद में बैठाकर दूध और रोटी खिला रही थी। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में निवाला लिए कई कदम उछल कूद कर फिर गोद में आ बैठते और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना की रट लगाते, जिसमें एक पुराने भावुक कवि ने किसी ठंड के सताए हुए बच्चे के दिल की बात को प्रकट किया है। दैव दैव घाम करो, तुम्हारे बालक को लगता जाड़। माँ उन्हें पुचकार कर बुलाती और बड़े बड़े निवाले खिलाती। उसके दिल में प्रेम की उमंग थी और आंखों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि तेज थी, माधव का शरीर फुर्तीला था। दोनों में इतना प्रेम था कि साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ खाते और साथ साथ रहते थे। समय के साथ दोनों भाइयों की शादी हुई। केदार की पत्नी चंपा बोलने में चतुर और चंचल थी। माधव की पत्नी श्यामा सांवली सलोनी रूप की खान थी, बड़ा ही मीठा बोलने वाली, बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहित था और माधव श्यामा पर, लेकिन कलावती का मन किसी को न मिला। वह दोनों से खुश और दोनों से नाखुश थी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत हिस्सा इस बेकार की कोशिश में खर्च होता था कि चंपा अपने बोलने की चतुराई का कुछ हिस्सा श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाई के बच्चे हुए। हरा भरा पेड़ खूब फैला और फलों से लद गया। मुरझाए पेड़ में सिर्फ एक फल दिखाई दिया, वो अभी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ। लेकिन दोनों नाखुश थे। माधव को दौलत जायदाद का लालच था और केदार को संतान की इच्छा। भाग्य की इस कूटनीति ने धीरे धीरे जहर का रूप ले लिया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती। उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता। यह अन्याय कभी कभी कड़वे शब्दों में निकल आती थी। श्यामा सुनती, कुढ़ती और चुपचाप सह लेती। लेकिन उसकी यह सहनशीलता चंपा के गुस्से को शांत करने के बदले और बढ़ा देती, यहाँ तक कि प्याला पूरा ऊपर तक भर गया। हिरन भागने का रास्ता ना पाकर शिकारी की तरफ लपका। चंपा और श्यामा अलग अलग हो गईं। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, लेकिन भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारा दिन रोती रही। कई साल बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक ही साथ बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही माँ का दूध पीते थे, उन्हें अब एक कमरे में, एक गांव में, एक घर में रहने में मुश्किल हो गया। लेकिन खानदान के नाम में दाग न लगे, इसलिए जलन और गुस्से की धधकी हुई आग को राख के नीचे दबाने की बेकार कोशिश की जाती थी। उन लोगों में अब भाई का प्रेम न था, सिर्फ भाई के नाम की शर्म थी। माँ भी जिंदा थी, पर दोनों बेटों का मन मुटाव देख कर आंसू बहाया करती। दिल में प्रेम था, पर आंखों में अभिमान न था। कुसुम वही था, लेकिन वह चमक न थी। दोनों भाई जब बच्चे थे तब एक को रोता देख दूसरा भी रोने लगता। तब वो नादान, नासमझ और भोले थे। आज एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता है। अब वह समझदार और बुद्धिमान जो हो गए हैं। जब उन्हें अपने पराये की पहचान ना थी, उस समय अगर कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब अगर एक भाई को मौत भी धमकाती तो दूसरे की आंखों में आंसू ना आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा दयनीय थी। खर्च ज़्यादा था और आमदनी कम, उस पर कुल मर्यादा की जिम्मेदारी। दिल चाहे रोए पर होठ हंसते रहे, दिल चाहे मैले हों पर कपड़े मैले ना हों। 4 बेटे थे, 4 बेटियां और ज़रूरी सामान महंगा हो गया था। कुछ पैसों की जमींदारी कहाँ तक घर संभालती। लड़कों की शादी अपने वश की बात थी, पर लड़कियों की शादी कैसे टल सकती है। 2 पाई जमीन पहली बेटी की शादी में भेंट हो गई। उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए।
बची हुई दूसरी बेटी की शादी में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की की शादी हुई, पेड़ पत्ते भी न बचे। हाँ, अब की डाल भरपूर थी, लेकिन गरीबी और गिरवी रखे हुए सामान में वही रिश्ता है जो मांस और कुत्ते में होता है। इस लड़की का भी गौना ना हुआ था और माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। लड़की के गहने गिरवी रखे गए, तब गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी। तुरंत नए नातेदारों को खबर दी, तुम लोग बेखबर बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारे के गले में फांसी पड़ गई। रुपए कहाँ से आए? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा। रहा विश्वास, वह तो कब का उठ चुका। अब अगर कोई जायदाद थी तो वो सिर्फ 2 कोठरियाँ, जिसमें उसने अपनी सारी उम्र बिताई थी, और उनका कोई ग्राहक न था। देर होने से नाक कट जाती, इसलिए मजबूर होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। केदार ने जवाब दिया, मधु, आजकल मैं तंगी हो रही है, तुमसे सच कहता हूँ। चंपा अधिकार भरे आवाज़ से बोली, अरे तो क्या, इनके लिए भी तंग हो रहे हो? अलग रहने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने पत्नी की ओर आंखों के कोने से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई बंदोबस्त किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? माधव ने जवाब दिया, हाँ, ब्याज लेकर कोई 125 रुपये होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए। चंपा ने बातचीत शुरू की, रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात ना थी, लेकिन हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना किसी लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं। माधव ने सोचा, अगर मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे आता क्यों? बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जायदाद है वह यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को उदास आंखों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन के प्यारे अरमान पूरे होंगे? लेकिन दिल की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप बन गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन शायद ही रुपया दे, शहर हो तो किराया ही आ जाए, पर इस गांव में तो कोई किराए में रहने वाला भी नहीं है, फिर इस घर में सबकी हिस्सेदारी ठहरी। केदार डरे कि चंपा की कठोरता से खेल न बिगड़ जाए। बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह शायद मान जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस तरकीब की तारीफ की और बोली, पर 2-3-20 से ज़्यादा मिलना मुश्किल है। केदार पर जान खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे, और क्या। अब की चंपा ने तेज नज़रों से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव ने अपने भाई भाभी की इस गुप्त राज को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई। बोला, और रुपए कहाँ से आएंगे? चंपा चिढ़ कर बोली, और रुपयों के लिए दूसरी फिक्र करो, 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूं, लिखा पढ़ी कर लो। माधव इन बातों से डर गया। उसे लगा कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। वो मजबूती के साथ अड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने होते तो कहता, लाओ रख दूं, यहाँ तो एक धागा भी नहीं है। जब बदनाम हुए तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है। अगर घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो स्वीकार है, लेकिन घर भी बेच दूं और उस पर इज्जत धूल में मिले, ऐसा मैं ना करूँगा। सिर्फ नाम का ध्यान है, नहीं एक बार ना कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं, मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बोलने में बड़ी चतुर औरत थी। उसने माधव जैसे गवार से ऐसी हिम्मत की आशा ना की। वो उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू, कभी कभी तुम भी लड़कों सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100-200 रुपये निकाल कर देगा?
तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ, मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ। उतना ही मेरा भी तो है, घर पर तो तुम्हें वही 4-20 मिलेंगे। और हाँ, रुपयों का बंदोबस्त हम खुद कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह ना जा पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छा पूरी हुई, उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे एक नहीं 10 खाते में चढ़ा लो। रहा मकान, वह जीते जी नहीं छोड़ने वाला। वो खुश होकर चला गया। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट का रूप त्याग दिया और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोषी साबित करने की कोशिश करते रहे। अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि खाना बहुत मधुर नहीं, लेकिन भरपेट तो मिल रहा है। घर, हाँ, देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े थे। इनमें कितनी ताकत, कितनी दोस्ती और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए से चलती हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। लेकिन अभी कुछ दिन हुए जब इसमें से एक चंपा के मैके मंगनी गया था, तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। लेकिन दुख, एक गोद में खेले भाई, एक माँ का दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना नहीं चाहते। सुबह का वक्त था। केदार के दरवाजे पर गांव के मुखिया और नंबरदार बैठे थे। मुंशी दाता दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे घर गिरवी रखने के कागज तैयार करने लगे थे। बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते, पर खत की शान ना सुधरती थी। केदार का चेहरा खिला हुआ और चंपा फूली नहीं समा रही थी। माधव कुमलाया और उदास था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित ना, भाई ऐसा दुश्मन। केदार ने छोटे भाई की इज्जत रख ली। नंबरदार ने हाँ में हाँ मिलाई, भाई हो तो ऐसा। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, गिरवी रखने वाले का नाम? बड़े भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और लिखवाने वाले का? केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा, उसकी आंखें भर आई। केदार उसकी ओर देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी हक्के बक्के रह गए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो कागजात बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव को 80 रुपये नहीं दे सकता? और अगर वो दबा भी लेता तो क्या रुपया पानी में चले जाते? सभी की आंखें इशारों में आपस में बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की गहरी नदी में नौकाएं डगमगाने लगी हों। शाम दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह हमेशा केदार का इंतज़ार करती थी, लेकिन आज सिर्फ लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया। अब उसे वो दिन याद आया जब ऐसी ही सुहानी सुनहरी सुबह थी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर रोटी खा रहे थे। उस समय माँ की आंखों में कितना गर्व था, दिल में कितनी उमंग थी और कितना जोश था। लेकिन आज आंखों में शर्म है और दिल में दुख और दर्द। उसने जमीन की ओर देखा और भरे गले से कहा, हे नारायण, क्या ऐसे ही बेटों को मेरी कोख में जन्म लेना था? और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म होती है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी में मुंशी जी ने घर घर में घटने वाली सच्चाई दिखाई है। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे इंसान बड़े होते होते अपनी मासूमियत खो देता है। माना जैसे जैसे उसमें समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अपनापन, इंसानियत और दया कम होती जाती है। बड़े होने के बाद इंसान इतना मतलबी हो जाता है कि उसके मन में अपना पराया, लालच जैसी भावनाएं घर करने लगती हैं। बचपन की मीठी और भोली यादों को छल और कपट ढक लेता है, और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस माँ को पहुँचती है जो अपने बच्चों को पल पल एक दूसरे से दूर होता हुआ देखती है। नमस्कार।